जैसा कि हमें पता है कि इयान स्टिकनिस की और सैम्विक की रिसर्च चल रही थी पुनर्जन्म को लेकर। तो बहुत सारे केस तो ऐसे थे जो उन्होंने इस तरीके से सॉल्व किए कि कौन से व्यक्ति जो इस बर्थ में हैं वो पास्ट में रहे हैं, वो उनकी अपनी रिसर्च थी। लेकिन केविन जो कि एक साइकिक थे और उनका मार्गदर्शक जिसका नाम था अहतुल रे, जब 2000 के आसपास अतुल रे के संपर्क में आए केविन और इयान, तो उन्होंने इस रिसर्च को थोड़ा अलग तरीके से करना शुरू किया, क्योंकि अब तक केविन के साथ इयान के और सैमिक के काफ़ी अच्छे संबंध बन चुके थे। अब की बार उन्होंने केविन उनसे ये सवाल किया कि राल्फ नाडर जो कि सन 2000 में अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए खड़े हुए थे, क्या उनका अमेरिकी क्रांति से कोई रिलेशन था उस वक्त में? क्या वो थे? अब देखिए, ये रिसर्च बिल्कुल उल्टे तरीके से चल रही है। अब अतुल रे के ज़रिए जानकारी लेकर फिर पास्ट में खंगाला जा रहा है कि क्या वो सही है। जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें मैं कम शब्दों में बताना चाहूँगी कि केविन एक साइकिक हैं और अतुल रे उनके मार्गदर्शक हैं, जिनसे प्राप्त जानकारी के आधार पर अब इयान और सैम्विक की रिसर्च चल रही है। पहले भी उनकी रिसर्च चली, लेकिन वो उनकी खुद की खोज थी। अब कुछ हिस्सा ऐसा है जानकारी का जो उन्हें इस तरीके से प्राप्त हुआ है। तो अतुल रे से सवाल किया गया, क्या राल्फ नाडर अमेरिकी क्रांति के समय में मौजूद थे? तो इस पर जवाब आया, हाँ थे। और फिर सवाल था कि अगर थे तो उस समय क्या नाम था इनका और वो किस रोल में थे, क्या करते थे? तो वहाँ से जवाब आया कि वो कांग्रेस के ही एक छोटे स्तर के कह लीजिए नेता थे और उनका नाम था थॉमसन या थीमसन, नाम क्लियर नहीं आया। अब जो जानकारी मिली अतुल रे से वो रिसर्च का हिस्सा बनी। अब रिसर्च उल्टी चली। अब ये थॉमसन कौन है पास्ट में, उसे खंगाला गया। जब पहले तो थॉमसन के विषय में ढूंढना ही बड़ा मुश्किल था। क्यों? क्योंकि वो कोई नामचीन व्यक्ति नहीं था। हाँ, उसका उस समय की कांग्रेस में रोल था, एक महत्वपूर्ण नेता थे, लेकिन इतने भी नहीं थे कि उनका बहुत नाम हो इतिहास में, ऐसा भी नहीं था। और ये वक्त भी सन 2000 के आसपास का है। उस वक्त में जैसे आज हम इजीली गूगल पे सर्च करके किसी के विषय में जानकारी निकाल लेते हैं, ऐसा नहीं था। खैर, जब राल्फ नाडर के विषय में जानकारी हासिल करने की कोशिश की गई तो पता चला कि हाँ, उस समय की कांग्रेस में 18वीं शताब्दी में जब ये अमेरिकी क्रांति हुई, उस समय पर थॉमसन नाम का एक नेता भी था कांग्रेस में और उसका चेहरा भी राल्फ नाडर से बहुत मिलता जुलता था। शुरुआत में तो अमेरिकी क्रांति पर पुस्तकें ढूंढने में, और विशेषकर थॉमसन जो कि बहुत बड़े सेलिब्रिटी भी नहीं थे उस समय पर, कोई कांग्रेस के बड़े नेता भी नहीं थे, उनके विषय में जानकारी ढूंढने में बहुत मुश्किल हुई। और दिक्कत ये भी थी कि 30 अक्टूबर 2001 को उनकी जो दूसरी बुक थी रिवॉल्यूशनरीज, जिसके लिए वो एक अनुबंध पर साइन कर चुके थे कि इस समय तक वो बुक पब्लिशर को दे दी जाएगी जॉन एडम के जन्मदिन के समय के आसपास, और वो वक्त भी नज़दीक आ रहा था और इस केस को वो अपनी बुक में शामिल करना चाहते थे। लेकिन इस पर अभी रिसर्च चल ही रही थी। बाद में इन्होंने इस केस को अपनी इस बुक में शामिल किया भी है। खैर, जब वो बहुत उन्होंने रिसर्च कर ली, कई लाइब्रेरियों में चक्कर काट लिए, तो उसके बाद उन्होंने कहा वो थक गए और उन्होंने अपनी एक आखिरी कोशिश की। बिल्कुल अंतिम उनका ये कोशिश थी कि अब इसके बाद वो कोशिश नहीं करेंगे। उन्होंने फैसला कर लिया था। उन्होंने सैन फ्रांसिस्को में एक पब्लिक लाइब्रेरी है जहाँ पर नाडर और ये थॉमसन के विषय में जानकारी हासिल करने के लिए उन्होंने एक आखिरी कोशिश की। खैर, जब वो लाइब्रेरी के उस हिस्से में गए जहाँ पर अमेरिकी क्रांति के संबंध में और उस समय की राजनीति में कांग्रेस बहुत प्रबल थी, उसके संबंध में जो जानकारी थी, उस हिस्से में गए, वहाँ पर 3 बड़े बड़े रैंक थे जिसमें इस सब्जेक्ट से रिलेटेड बुक्स रखी थी। वो कहते हैं मैंने वहाँ पर लगभग 100 किताबें छान मारी, एक भी किताब में थॉमसन का जिक्र नहीं।
और उन्होंने सोचा बस इतनी कोशिशें कर ली, ये आखिरी कोशिश थी, ये भी असफल। लेकिन अचानक से उनका ध्यान एक काली किताब पे गया और वो एक किताब ऐसी थी, लगता था सालों से किसी ने उसे खोला नहीं है। और जैसे ही उन्होंने उस बुक को ओपन किया, उसके जो पहला ही पन्ना था जहाँ पर जानकारी दी गई थी, सूचकांक था, वहीं पर उन्हें चार्ल्स थॉमसन ये नाम मिला। ये नाम सुनते ही वो चहक गए और उन्होंने जब वो पन्ना खोला तो वहाँ पर उन्हें चार्ल्स थॉमसन का फ़ोटो मिला। और चार्ल्स थॉमसन का चेहरा इतना ज़बरदस्त तरीके से राल्फ नाडर से मिलता जुलता था कि जब उन्होंने वो पन्ना खोला तो उन्हें लगा कि मैं राल्फ नाडर ही देख रहा हूँ। चार्ल्स थॉमसन और राल्फ नाडर, इनका चित्र भी मैंने आप सभी के साथ शेयर किया है, वो इस समय आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। ये सिर्फ चेहरे की समानता की बात नहीं है, जब रिसर्च करी तो पता चला उनका व्यक्तित्व भी बहुत मिलता जुलता था। दोनों ही उपभोक्ताओं के समर्थक थे और दोनों ही दलितों के लिए लड़े थे और दोनों को ही बहुत ज़्यादा कट्टरपंथी माना जाता था। अगर आप रिटर्न ऑफ द रेवोल्यूशनरीज ये बुक पढ़ेंगे तो इसमें एक पूरा चैप्टर है जो थॉमसन और नाडर के विषय में है। यहाँ पर तो थोड़ी सी जानकारी दी गई है उस बुक में, क्योंकि ये उसका अगला ही पार्ट है, इस बॉर्न अगेन बुक का अगला ही पार्ट है, तो उसमें डिटेल में जहाँ जितने भी केस का जिक्र किया जा रहा है उनको आगे डिटेल में बताया गया है। और उस बुक को अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ डिटेल में बताया गया है कि किस तरीके से थॉमसन और नाडर, इन दोनों का जो लिखने का तरीका है, जो चेहरे मोहरे हैं, जो मूल्य हैं, जो विचार हैं, जो काम करने का तरीका है, वो किस हद तक सिमिलर है। और ये सब देखकर तो बस मतलब इयान और सैम्बिक की बस समझ लीजिए बोलती बंद थी। क्यों? क्योंकि ये केस अजीब है। यहाँ पर रिसर्च कैसे हुई है? उल्टी रिसर्च हुई है। अहतुल रे से पूछा गया, उसके बाद रिसर्च की गई। ऐसे समझ लीजिए पुलिस सबूतों के थ्रू कातिल तक नहीं पहुंची है, कातिल ने पुलिस को सबूत दिए हैं। इसी केस का डिटेल में जिक्र मैं अगली कड़ी में करूँगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ पाथ ऑफ पीस का लिंक शेयर किया है, जिस पर मृत्यु के बाद की दुनिया के संबंध में इसी प्रकार की जानकारी प्रदान की जाती है जो तथ्यों पर आधारित है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। जैसा कि हमें पता है कि इयान स्टिफनेस की और सैम्बिक की